Which of the following anti-epileptic drug has the highest teratogenic potential? कौन सी ऑप्शंस में से कौन सी ऐसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिससे हाईएस्ट टेराटोजेनिक पोटेंशियल इफेक्ट आते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा टेराटोजेनिक ड्रग कौन सी होगी? वेल्पोरेट, कार्बामाजेपाइन, फिनेटोइन या फिर लेमोट्राइजिन? कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिससे हाईएस्ट टेराटोजेनिक पोटेंशियल इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे? क्या रहेगा आंसर यहाँ पे? देखो, आज की क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, कुछ फार्मेकोलॉजी से रिलेटेड एमसीक्यू सोल्व करेंगे। जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज रहेंगे उन्हीं को हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ टॉपिक्स देखेंगे जिससे नए एमसीक्यू बन सकते हैं। और टॉपिक्स किस कौन से फॉर्म में देखेंगे? एमसीक्यू फॉर्म के अंदर। तो चलिए, कौन सी ऐसी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिससे हाईएस्ट टेराटोजेनिक इफेक्ट्स आते हैं? तो ये जो ड्रग रहेगी आपकी वो है वेल्पोरेट। ठीक है, वेल्पोरेट अपना क्या रहेगा? आंसर रहेगा। कौन से ट्राइमेस्टर में यूज करें तो हाईएस्ट टेराटोजेनिक इफेक्ट आते हैं? तो देखिए, एमसीक्यू है ये, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर। कौन से ट्राइमेस्टर में? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हाईएस्ट टेराटोजेनिक इफेक्ट लाएगी, क्योंकि वो एक क्या पीरियड रहता है, ठीक है, फीटल का मेच्योरेशन का, डेवलपमेंट का, ग्रोथ का पीरियड रहता है। तो वहां पर फीटस जो है वो बन रहा होता है, तो उसी टाइम पे क्या आ जाएंगे? डिफेक्ट आ जाएंगे, अगर वहां पर वेल्पोरेट जो एंटी एपिलेप्टिक है उसको यूज में लिया जा रहा है तो। नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा इसी से कि कौन से प्रकार के कंजेनाइटल डिफेक्ट्स आएंगे यहीं से, वेल्पोरेट से। ये आएंगे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। कौन से आएंगे? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के अंदर स्पाइना बाइफिडा मोस्ट कॉमन। इसके बाद में और क्या क्या आ सकते हैं? कार्डियोवेस्कुलर आ सकता है। इसके बाद में ओरोफेशियल डिफेक्ट्स। ठीक है, इस प्रकार के जो डिफेक्ट है, कंजेनाइटल डिफेक्ट है, जो वेल्पोरेट लेने की वजह से सब जो कि सबसे ज्यादा एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है जिससे टेराटोजेनिक इफेक्ट आते हैं, वो कौन सी है? सोडियम वेल्पोरेट। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लीजिए यहीं से। एंटी सीजर ड्रग हैविंग मैक्सिमम ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशन। एमसीक्यू बना हुआ है। तो बताइए, ऐसी कौन सी एंटी सीजर ड्रग है जिससे मैक्सिमम ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशंस देखने को मिलेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी में जो ड्रग है वो है लेमोट्राइजिन। तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? लेमोट्राइजिन। ठीक है, क्या रहेगी? लेमोट्राइजिन से क्या होता है? ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशंस में यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं इसी टॉपिक से। एंटी सीजर ड्रग विथ लोवेस्ट कंजेनाइटल डिफेक्ट रिस्क। ऐसी कौन सी एंटी सीजर ड्रग है जिससे लोवेस्ट कंजेनाइटल डिफेक्ट की रिस्क होती है? क्या आंसर रहेगा? तो यहाँ पर दो ड्रग आती है, कौन कौन सी? एक तो है लेमोट्राइजिन,
दूसरा लेवेट्रासिटाम। तो ये दोनों ड्रग जो है ये क्या करती है, लोवेस्ट ना के बराबर या बहुत कम यहाँ पे कंजेनाइटल डिफेक्ट की रिस्क इनसे होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट एमसीक्यू बनेगा यहीं से। मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट एसोसिएटेड विथ टोपिरामेड ड्रग एक्सपोजर। ये एमसीक्यू इसलिए मैं लिखा रहा हूँ क्योंकि ये एमसीक्यू अदर एग्जाम्स के अंदर पूछे जा चुके हैं अब तक। तो आपके नेक्स्ट प्री के अंदर, नोट सेट के, केजीएमयू के निमांस के अंदर भी ये पूछने को मिल सकता है। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट ड्यू टू टोपिरामेड ड्रग एक्सपोजर से कौन क्या हो सकता है, तो क्लेफ्ट लिप और पैलेट। एंड लास्ट एमसीक्यू इसी टॉपिक का, मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिफेक्ट एसोसिएटेड विथ फिनोबार्बिटोन एक्सपोजर। यहां पर आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, कार्डियक डिफेक्ट। तो ये चार एमसीक्यू अपने इस एमसीक्यू के साथ में, चारों ही एमसीक्यू जो है वो पीवाईक्यू हैं, पूछे जा चुके हैं अदर एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, चाहे वो एम्स का, जैसे ये अपना एमसीक्यू है, ये एम्स का एमसीक्यू है। ठीक है, जैसे अदर एग्जाम जैसे ये वाला मैक्सिमम ब्रेस्ट मिल्क सिक्रेशंस, ये आपका ईएसआईसी के अंदर पूछा जा चुका है। ठीक है, सीधा सीधा एमसीक्यू बना था। तो जो ड्रग के जो टॉपिक्स है तो उनसे अपने सिमिलर टॉपिक्स की यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। एमसीक्यू और कैसा बन सकता है, क्या बन सकता है कंजेनाइटल डिफेक्ट से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। नेक्स्ट एमसीक्यू, 100% बायो अवेलेबिलिटी इज सीन विथ दिस रूट। कौन से रूट से 100% बायो अवेलेबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है, ओरल, इंट्रावेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटेनियस। ये एमसीक्यू का आंसर तो आई थिंक सभी को आएगा। कौन से रूट से 100 बायो अवेलेबिलिटी जो देखने को मिलती है ड्रग की। क्या रहेगा अपना आंसर, तो देखिए 100% बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो किसकी होती है, इंट्रावेनियस रूट की। क्या रहेगा आंसर, इंट्रावेनियस रूट। अब देख लीजिए बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है। बायो अवेलेबिलिटी होती है कि जितनी हम ड्रग दे रहे हैं, बिना उस ड्रग के फ्रैक्शन में चेंजेज के वो डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कितने परसेंट तक जाती है। ठीक है, सपोज हमने क्या किया, आईवी रूट से कोई ड्रग को दिया। ठीक है, कोई एक्स ड्रग है, 100% बायो अवेलेबिलिटी के साथ हमने इस ड्रग को दिया। अब जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है अपना ये वाला, ठीक है, ब्लड वेसल्स वगैरह है, अब यहाँ तक इस ड्रग को पहुँचने में, ठीक है, इसके जो ड्रग का जो 100% का जो फ्रिक्शन था उसमें किसी प्रकार का भी चेंज नहीं आना चाहिए, तो वो कहलाता है 100% बायो अवेलेबिलिटी। और अगर चेंजेस आते हैं तो उसके परसेंटेज में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये क्या होता है, बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स। तो देखिए डेफिनेशन देख लीजिए इसको, इट इज फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग रीचिंग द सिस्टेमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनी रूट। क्या आंसर हो गया अपना? इंट्रावेनियस, क्योंकि इंट्रावेनियस का यहाँ पे सबसे ज्यादा 100% तक बिना चेंज हुए डायरेक्ट आपकी वेसल्स में जाती है, क्योंकि अपन डायरेक्ट वेसल्स में देते हैं इसको। ठीक है, इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा? इंट्रावेनियस रूट। विच अमंग द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट एक्टिंग स्टेरॉइड? कौन सा ऐसा ऑप्शन के अंदर स्टेरॉइड है जो सबसे शॉर्टेस्ट एक्टिंग स्टेरॉइड माना जाता है? ट्राइसिनोलोन, डेफ्लाजाकोड, डेक्सामेथासोन या फिर हाइड्रोकोर्टिसोन? कौन से स्टेरॉइड को शॉर्टेस्ट एक्टिंग स्टेरॉइड कहा जाता है? क्या रहेगा आंसर? स्टेरॉइड्स के बारे में तो सबने पढ़ा हुआ रहता है, और अगर किसी ने हॉस्पिटल में काम किया हुआ है तो उनको तो पता भी होगा भाई कौन सा स्टेरॉइड सबसे शॉर्टेस्ट होता है, क्योंकि उसी को ही सबसे ज़्यादा काम में लिया रहता है, जो जल्दी से एक्शन कर पाता है वहाँ पे। तो देखिए, 3 टाइप के यहाँ पे अपने स्टेरॉइड्स होते हैं। फर्स्ट वन होता है शॉर्ट एक्टिंग, सेकंड वन होता है इंटरमीडिएट, एंड थर्ड होता है लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग का अगर आपके टाइम ड्यूरेशन पूछे तो कितना होगा? 8 to 12 आवर्स का। इंटरमीडिएट स्टेरॉइड्स का आपको टाइम ड्यूरेशन पूछे कितना होगा? 12 to 36 आवर्स का। और लॉन्ग एक्टिंग का आपको टाइम ड्यूरेशन पूछे तो ये कितना होगा? 36 to 72 आवर्स का। अब इनमें से जो शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉइड्स की कैटेगरी में जो आएंगे वो होते हैं कोर्टिसोन, एंड सेकंड हाइड्रोकोर्टिसोन। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोकोर्टिसोन, क्योंकि ये क्या है? शॉर्ट एक्टिंग स्टेरॉइड की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में इंटरमीडिएट के अंदर जो आएंगे इन्हें हम क्या कहेंगे? प्रेडनिसन, इसके बाद में मैथिल प्रेडनिसन, इसके बाद में प्रीडनिसोलोन। ये जो स्टेरॉइड हैं ये कैसे होते हैं? इंटरमीडिएट स्टेरॉइड। लास्ट जो लॉन्ग स्टेरॉइड होते हैं इन्हें क्या कहते हैं? डेक्सामेथासोन। इसके अलावा बेटामेथासोन। एंड लास्ट ट्राइमसिलोन। ठीक है, ये सारे कौन से होते हैं? लॉन्ग एक्टिंग। तो अपना पूछा किसके गया था? शॉर्टेस्ट एक्टिंग स्टेरॉइड के बारे में पूछा था। क्या रहा अपना आंसर? हाइड्रोकोर्टिसोन। नेक्स्ट एमसीक्यू। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विथ डेवलपमेंट ऑफ ट्रेमर्स? ऐसी कौन सी ड्रग का हम लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो वो क्या करेगी? डेवलप ट्रेमर्स को डेवलपमेंट कर देगी बॉडी में, पेशेंट में। कौन सी ऐसी ड्रग है जो लंबे टाइम तक यूज में लेने से ट्रेमर्स को डेवलप कर सकती है? ऑप्शन देखिए, प्रोपोफॉल, सालबुटामोल, बीटाक्सोलोल, टिमोलोल। क्या रहेगा अपना आंसर?
तो देखो, ये जो आपको जो एमसीक्यू पूछा गया है, ये प्रीवियसली भी पूछा जा चुका था एग्जाम के अंदर, नोट सेट 2 के अंदर। ठीक है, वहां पर ये पूछा गया था, इसके रिलेटेड एमसीक्यू पूछा गया था आज से। तो ये एमसीक्यू इजी है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने कलेक्ट कर भी दिया होगा इसको। आंसर क्या रहेगा? साल्बुटामोल। ठीक है, साल्बुटामोल क्या करता है? ट्रेमर्स जो है वो जनरेट कर सकता है पेशेंट के अंदर। तो और कौन से एमसीक्यू बन सकते हैं इससे? देखिए, साल्बुटामोल जो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है? तो बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट कैटेगरी की ड्रग रहती है, जो कहाँ पे काम आती है? यूज्ड इन एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा। एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर जो ड्रग काम में आती है वो कौन सी है? साल्बुटामोल। अस्थमा के अंदर क्या आपको देखने को मिलता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। किसकी वजह से देखने को मिलता है? क्योंकि अस्थमा एक प्रकार की क्या है? एलर्जिक कंडीशन है। ठीक है, तो इसके अंदर एलर्जी कंडीशंस होती है, तो कौन सी सेल यहाँ पे लीड रोल करेगी? तो मास्ट सेल। ये क्या करवाएगी? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे करवाती है विद द हेल्प ऑफ मीडिएटर्स। अब देखिए, बीटा 2 एगोनिस्ट साल्बुटामोल यहाँ पे क्या करता है? बाइंडिंग या फिर फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर CAMP वाया स्टिमुलेशन ऑफ एडिनिलिन साइक्लेज। ठीक है, एडिनिलिन साइक्लेज एंजाइम के साथ में क्या करता है? बाइंडिंग करता है, फॉर्मेशन बनाता है। ठीक है, किसका? और साथ में क्या करता है? इंट्रासेलुलर CAMP को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। ठीक है, इससे क्या होगा? हेल्प इन रिलैक्स एयरवे। और जब एयरवे रिलैक्स होगा तो क्या होगा? ब्रोंको डायलेशन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये काम करता है एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर। और इसके जो साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, उनके अंदर एक साइड इफेक्ट आता है क्या? ट्रेमर्स। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ट्रेमर्स जो है साल्बुटामोल से देखने को मिल सकता है। देख लीजिए इसके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ग्लूकोज एंड इंसुलिन के लेवल को ये क्या करते हैं? बूस्ट करता है ये ड्रग। ठीक है, चलिए मेन बताता हूँ वो क्या है। पोटेशियम डिप्लेशन। पोटेशियम को ये क्या करता है? डिक्रीज करने में काम में आता है। आप सभी ने पढ़ा होगा, जब पोटेशियम बढ़ जाता है तो उसको साल्बुटामोल से उसको नेबुलाइज किया जाता है पेशेंट को। तो मेन काम हो गया इसका क्या? पोटेशियम के डिक्रीज के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्या होता है इसे? लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। तो जब साल्बुटामोल देते हैं किसी पेशेंट को, तो उससे क्या हो सकता है? पेशेंट को एसिडोसिस की कंडीशन होगी या एल्कलोसिस की? तो एसिडोसिस हो सकता है यहाँ पे। इसके अलावा और क्या देखने को मिल सकता है? डिक्रीज ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर यहाँ पे क्या हो सकता है? डिक्रीज हो सकता है, क्योंकि ये क्या करवाती है? वेजो डायलेशन। और देखिए ये क्या करता है? एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर काम आता है। तो कितने टाइम मिनट के अंदर अपना अपना एक्शन दे देता है ये? तो ये 5 to 10 मिनट्स के अंदर ये अपना एक्शन दे देता है, इसलिए इसको एक्यूट ब्रोंकियल अस्थमा के अंदर काम में ले रहता है। और क्या साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं इसके साथ में? पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस। ठीक है, इस प्रकार के साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। नर्वसनेस। ये तो सारे कॉमन साइन सिम्टम है, मगर एमसीक्यू फॉर्म में आपको इन तीनों से
पूछा रहता है एग्जाम के अंदर, साल्बुटामोल के और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या देखने को मिलता है, ट्रेमर्स, जिससे आपका ये एमसीक्यू बना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। ठीक है, न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, ट्रेलिप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन, क्लोरथालिडोन या फिर कॉन्विप्टेन। न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? तो देखिए, ये जो कंडीशन आपके सामने है डायबिटिक इंसिपिडस, सबसे पहला एमसीक्यू यहाँ से बनेगा, तो बनेगा कि ये कहाँ की डिसऑर्डर है। तो ये कौन सी डिसऑर्डर में पढ़ते हैं अपन, डिसऑर्डर ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, किसकी डिसऑर्डर है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की डिसऑर्डर होती है ये। इसके अंदर दो टाइप की डिसऑर्डर आती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। फर्स्ट है डायबिटिक इंसिपिडस, एंड सेकंड जो है वो है SIADH। क्या होता है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये दो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है कहाँ पर, अगर प्रॉब्लम होगी कहाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटिक इंसिपिडस की। डायबिटिक इंसिपिडस क्या होता है, कंडीशन इन डिक्रीज ADH हार्मोन results in polyuria, dehydration and weight loss। इस प्रकार के साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पे, डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर। क्योंकि जब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, मतलब डायूरेटिक हार्मोन के जो अगेंस्ट काम करता है, वो हार्मोन क्या हो गया, कम हो गया, तो डायूरेटिक यहाँ पे प्रोसेस है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल डायूरेटिक्स करवाता है, अब वो हार्मोन अपने पास में है नहीं। ठीक है, तो आपको क्या होगा, एक्सेस में आपको यूरिन आउटपुट होगा, ज़्यादा यूरिन आउटपुट होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और क्या देखने को मिलेगा, वेट लॉस देखने को मिलेगा। इधर बात करते हैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट ADH। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इंक्रीज देखने को मिलता है लेवल इसका, एंटी डायूरेटिक हार्मोन का। रिजल्ट क्या हो सकता है, हाइपोथैलेमस या फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या हो जाए, ट्यूमर हो जाए, जो ज़्यादा सिक्रेट करे ADH को। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, एक्सेसिव ADH देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। या फिर अपन कर सकते हैं इसका कोज क्या हो सकता है, तो एक्सेसिव ADH की थेरेपी लेना, तो भी सियाद हो सकता है। और एक कंडीशन आपको देखने को मिलती है, क्या नाम है इस कंडीशन का, स्मॉल सेल लंग कैंसर। इस कंडीशन में क्या होता है, ADH लाइक सब्सटेंस रिलीज होता है। इससे क्या हो सकता है, SIADH। तो ये MCQ ना आपके एक बार एम्स मंगलागिरी के अंदर पूछा जा चुका है।
ठीक है। एम्स मंगलागिरी का जब इंडिविजुअल एग्जाम हुआ था उस टाइम पे एमसीक्यू पूछा था आपसे कि सियाद को कौन कंडीशन कोज कर सकती है, इसके सिमिलर कुछ एमसीक्यू था। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है मगर आंसर यही था। स्मॉल सेल लंग कैंसर की वजह से भी क्या हो सकता है, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, डायबिटिक इंसिपिडस से क्या एमसीक्यू बनेगा। आगे बढ़ते हैं अपन। जैसे यहाँ पे आपको पूछा गया क्या, न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस क्या होता है, तो अपन सबसे पहले इनके टाइप देखेंगे। फर्स्ट वन जो टाइप है इसको हम क्या कहेंगे, ओके। एक बार अपन ना सियाद के साइन सिम्टम्स देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको यहाँ बताया, पोलीयूरिया होता है, डिहाइड्रेशन होता है, वेट लॉस होता है। उस प्रकार से सियाद में आपको क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो देखो, जब एडीएच आपको ज्यादा देखने को मिलेगा तो पेशेंट में क्या होगा, ओलिगोयूरिया। और क्या देखने को मिलेगा, हाइपरवोलेमिया। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, वेट गेन। इसके अपोजिट साइन सिम्टम्स आएंगे किसमें, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच के अंदर। चलिए फर्स्ट अपन बात करते हैं डायबिटिक इंसिपिडस के टाइप की। तो फर्स्ट टाइप जो होता है ये कौन सा होता है, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। देखिए, इस डिसऑर्डर से एमसीक्यू बनते हैं इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस से आप क्या समझोगे। सबसे पहले तो इसका 80% जो डायबिटिक इंसिपिडस कोज होती है उसका रीजन क्या रहता है, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। तो हम कह सकते हैं इट इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस। इसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू डैमेज ऑफ हाइपोथैलेमस, इसकी वजह से प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा किसका, एडीएच का। और क्या कोज होगा, सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस। सेकंड हम बात करते हैं नेफ्रोजेनिक। नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस कितने परसेंट तक देखने को मिलती है, तो 10 to 15% केसेस के अंदर देखने को मिलती है। इसके अंदर क्या होता है, दिस अकर ड्यू टू V2 रिसेप्टर डैमेज। यहाँ पर क्या होगा, V2 रिसेप्टर डैमेज होगा तो जितना भी जो यूरिन बन रहा है उसका एब्जॉर्प्शन सही तरीके से हो नहीं पाएगा। और इस प्रकार की डायबिटीज को हम कहते हैं मोस्ट डेंजर टाइप ऑफ डायबिटिक इंसिपिडस। नेक्स्ट डायबिटिक इंसिपिडस का जो टाइप होगा वो होता है थर्ड टाइप। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पोजेनिक। डिस्पोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव वाटर इनटेक करता है पेशेंट, बाय फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम। किसी प्रकार की फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी तो वो क्या करेगा, पेशेंट एक्सेसिवली वाटर का इंटेक करेगा। अगर ज़्यादा पानी पिएगा तो क्या होगा, सेम डायबिटिक इंसिपिडस वाले साइन सिम्टम्स आएंगे, पोलीयूरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वेट लॉस होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे कौन से पेशेंट में देखने को मिल सकता है, तो स्किज़ोफ्रेनिया वाले में। स्किज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट में किस प्रकार का डायबिटिक इंसिपिडस देखने को मिलता है, तो आंसर क्या रहेगा, डिस्पोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। और इधर अपन सियाद की बात करें, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच का, तो मैंने यहाँ पे इसके रफली साइन सिम्टम्स बता दिए हैं और क्या इसका रीजन रहता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो इसका कुछ टाइप नहीं होते, इसके अपन नॉर्मल जो पॉजिटिव एजेंट्स हैं या फिर क्या क्या रीजंस हो सकते हैं वो उसको हमने डिस्कस कर लिया है। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा कैंसर के बारे में पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, ये ध्यान में रखना।
नेक्स्ट हम बात करते हैं दोनों के ही साइन सिम्टम्स को लेके। तो देखिए, एक साइड में मैं यहाँ पे लिखूंगा, दोनों को साथ साथ में पढ़ते हुए चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक साइड में अपना रहेगा क्या, डायबिटिक इंसिपिडस, और दूसरी साइड में क्या रहेगा, SIADH। तो देखो, डायबिटिक इंसिपिडस में क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे साइन सिम्टम्स के अंदर। इधर अपने पोलीयूरिया देखने को मिलेगा, इधर क्या देखने को मिलेगा, ओलिगोयूरिया। इधर हमें क्या देखने को मिलेगा, ओलिगोयूरिया होगा तो पेशेंट में क्या होगा, हाइपरवोलेमिया। इधर क्या होगा, डिहाइड्रेशन। लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। ऑफ यूरिन, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो नॉर्मल कितनी होती है यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये होती है 1.010 से 1.026 तक। और क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलेरिटी। अब देखिए, ऑस्मोलेरिटी का क्या मीनिंग होता है, ऑस्मोलेरिटी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ सोल्यूट पर केजी। ठीक है, नंबर ऑफ सोल्यूट पर केजी का क्या मीनिंग होता है कि ऑस्मोलेरिटी कितनी है। तो यहाँ पे ब्लड की ऑस्मोलेरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि डिहाइड्रेशन होगा, ब्लड जो है वो गाढ़ा होगा। ठीक है, नॉर्मल ऑस्मोलेरिटी की हम बात करें तो कितनी होती है, 294 मिली ऑस्मोल पर लीटर तक जाती है। नेक्स्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, डिहाइड्रेशन के साइन सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, वेट लॉस देखने को मिलेगा, और क्या देखने को मिलेगा, हाइपोटेंशन। इधर आपको क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज ब्लड ऑस्मोलरिटी। यहाँ पर क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, फ्लूइड जमा हो रहा है, ज़्यादा पानी होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो कम होंगे पानी की तुलना में, ज़्यादा मतलब पानी यहाँ पे ज़्यादा, एलिमेंट्स कम। एलिमेंट्स तो अपने नॉर्मल ही है, मगर पानी का लेवल बढ़ चुका है, तो मतलब क्या होंगे, वो ज़्यादा डाइल्यूट फॉर्म में रहेंगे। तो क्या होगा, ब्लड ऑस्मोलरिटी यहाँ पर सियाद के अंदर क्या होगी, डिक्रीज होगी। और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, हाइपर टेंशन देखने को मिलेगा पेशेंट के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, जब बॉडी के अंदर एडिमा होता है, मतलब पानी भरता है, तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा। लंग्स के अंदर फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, डिस्निया। और क्या देखने को मिलेगा, जुगुलर वेन में डिस्टेंशन देखने को मिलेगा, वेट गेन देखने को मिलेगा। इसके अलावा हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम का लेवल जो है यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे ऐसे नहीं कि सोडियम का लेवल बॉडी से कम हो गया है, बॉडी से कम नहीं हुआ है, सोडियम की तुलना में पानी का लेवल यहाँ पे बॉडी में ज्यादा हो गया, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, देखो हैंड राइटिंग पे मत जाना प्लीज, क्योंकि साथ साथ में मैं जो बोल रहा हूँ उसके ऊपर भी फोकस रखना। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, डायल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया। तो सीधा सीधा एमसीक्यू पूछा जाता है कि डायल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कौन सी कंडीशन में आपको देखने को मिलता है, तो SIADH की वाली कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। कार्डियक डिसरिथमिया हो सकता है, और क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, और पेशेंट की बॉडी कैसी होगी, एडोमेटस। ठीक है, ओडिमा हो जाएगा पेशेंट को। अब आपको क्या करना है, इसका ट्रीटमेंट। ट्रीट कैसे करोगे, तो देखिए, दो तरह से इसको ट्रीट करना है। एक होता है एक्यूट डायबिटिक इंसिपिडस, यहाँ पर इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, कार्बामाजेपाइन।
थेरापेटिक रेंज क्या रखेंगे इसकी अपन, 5 to 12 नैनोग्राम पर ml तक। अब देखिए, जब कार्बामाजेपाइन दे रहे होते हैं तो इसके भी कुछ साइड इफेक्ट्स आएंगे, ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं अब तक। तो देखिए क्या करता है ये। सबसे पहली बात तो ये, इसको हम देख क्यों रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से वीक एंटी डायबिटिक हार्मोन का एक्शन करता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे एक्यूट डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर अपन यहाँ पे इसको दे सकते हैं। साथ में किस प्रकार की ड्रग है, एंटी कन्वर्जन, या फिर हम कह सकते हैं एंटी सीजर ड्रग है। एक तरीके से आपके ड्रग्स का टॉपिक भी यहाँ पे कवर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके साइड इफेक्ट से क्या एमसीक्यू बनता है। सबसे पहला एमसीक्यू बनेगा तो बनेगा एग्रेन्युलोसाइटोसिस। ये क्या कोज करवाती है, एग्रेन्युलोसाइटोसिस मतलब डिक्रीज डब्ल्यूबीसी। और क्या होगा कार्बामाजेपाइन से, फ्लू लाइक सिम्टम। फीवर, कफ, कोल्ड, राइनोरिया, इस प्रकार के साइन सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे पेशेंट्स के अंदर। तो ये तो बात होगी आपकी किसकी, एक्यूट डायबिटिक इंसिपिडस की। अभी हम डिस्कस करेंगे किसको, क्रोनिक डायबिटिक इंसिपिडस के ट्रीटमेंट को। तो क्रोनिक डायबिटिक इंसिपिडस के अंदर हम क्या देंगे, डेस्मोप्रोसिन। हम यहाँ पे इसको क्या कराएंगे, प्रोवाइड करवाएंगे। कौन सा रूट क्या रहेगा इसका, तो इंट्रानेजल, इंट्रानेजल रूट से जो हम इसको प्रोवाइड करते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, एडीएच एनालॉग। एडीएच एनालॉग भी इसको हम कहते हैं। इसके अलावा और क्या दे सकते हैं, वेजोप्रेसिन टेनेट। वेजोप्रेसिन भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके अलावा आउटपुट इनपुट को मॉनिटर करो, ठीक है, वाइटल साइंस को देखो। तो ये सारे साइंस जो अपने को क्या करना है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर काम में लेते हुए हमको ट्रीट करना है। तो ये हो गया टॉपिक अपना कौन सा, डायबिटिक इंसिपिडस का, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा न्यूरोजेनिक के अंदर कौन सी ड्रग हमें देनी है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि SIADH का ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर हम जो ड्रग देंगे, देखिए एक तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ओलिगो यूरिया हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, डायूरेटिक थेरेपी शुरू कर देंगे। इसके अलावा और क्या करोगे, इसका एंटीडोट देंगे, ठीक है, एडीएच का एंटीडोट। क्या होता है, डेमेसाइक्लोविन। ये हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रीटमेंट में हम फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मॉनिटर करना है, ठीक है, स्ट्रिक्ट इनपुट आउटपुट चेक करना है। लंग कैंसर है तो उसको ट्रीट करना है। जैसे वो स्मॉल सेल लंग कैंसर की वजह से क्या हो रहा था, एडीएस लाइक सब्सटेंस रिलीज हो रहे थे, जो ये ऐसा एडीएस को कोज करवा रहे थे। तो लंग्स कैंसर को ट्रीट करना है, जितना हो सके उतना इसको ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट करना है। अब आते हैं अपने इस एमसीक्यू के ऊपर, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, तो आपका आंसर क्या रहेगा, डेस्मोप्रेसिन, ठीक है। क्या रहेगा आपका आंसर, डेस्मोप्रेसिन, जिसको अपन सेंट्रल डायबिटिक इंसिपिडस भी कहते हैं। अब आपको डेस्मोप्रेसिन से रिलेटेड 2-3 एमसीक्यूज मुझे और बताने हैं, ताकि ये टॉपिक अपना क्या यहीं पे कवर हो जाए, आगे अपन इसको डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहला तो ये किसमें यूज हो रहा है, न्यूरोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस में। तो अपन इसको कह सकते हैं यूज्ड इन न्यूरोजेनिक या फिर
पिट्यूटरी, डायबिटिक इंसिपिडस, कौन यूज हो रहा है, डेस्मोप्रोसिन। सेकंड एमसीक्यू यहां से बनेगा, ऑल्सो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, आपने पढ़ा हुआ है ये भी एमसीक्यू, इसके ट्रीटमेंट में काम में लेते हैं तो हीमोफीलिया ए के अंदर। डेस्मोप्रेसिन की बात हो रही है, ठीक है। क्लास अच्छी लग रही है तो कमेंट्स जरूर करके जाइए, कुछ डाउट्स वगैरह हो तो भी हमें बताइए, ठीक है। हीमोफीलिया ए के अंदर जो ड्रग यूज में लेती हैं उसके अंदर कौन सा ले सकते हैं, डेस्मोप्रेसिन ले सकते हैं। इसके अलावा इसी के सिमिलर एक कंडीशन और होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वॉन विल्बंड डिजीज के अंदर। हो गया दो एमसीक्यू। एक एमसीक्यू और बनता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉकचुर्नल एन्यूरेसिस। तो इन तीनों एमसीक्यू के अंदर ये एग्जाम में पूछे भी हुए हैं एमसीक्यू, ऐसे नहीं कि भी कोई भी एमसीक्यू अपन ऐसे रैंडमली पढ़ा रहे, पूछे गए एमसीक्यू हैं वही मेरी थ्योरी की क्लासेस के अंदर रहते हैं, ठीक है। सीधे सीधे एमसीक्यूज ही आते हैं वहां से, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं कुछ यहाँ से कुछ ऐसे ही लिखवा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट एमसीक्यू लिखवाता हूँ मैं मेरी क्लास में, वो भी एक दूसरे से लिंक होते हुए। ऐसे नहीं कि लास्ट एमसीक्यू को पहले आपको लिखवा दिया ताकि कोई नोट्स में कोई रिलेशन ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब नोक्चुर्नल एन्यूरिसिस से आप इसको कोरिलेट कर पा रहे होंगे आराम से कि वहां तक अपन इसको क्यों लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट कुछ दो तीन एमसीक्यूज और इसी टॉपिक से। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी, न्यूरोजेनिक की तो हमने देख ली, एग्जामिनर नेफ्रोजेनिक की भी पूछ सकता है क्योंकि ये भी काफी डेंजरस होता है, ठीक है। तो क्या होती है, थियाजाइड डायूरेटिक। नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिडस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, थियाजाइड डायूरेटिक्स। एग्जाम में पूछे रहते हैं एमसीक्यू, नोट डाउन करते रहना साथ साथ में। सेकंड एमसीक्यू इसी से, यहां पर आपको एक ऑप्शन में ड्रग दिखाई दे रही है, कॉनिवेप्टेन। ये कौन सी कंडीशंस के अंदर यूज में आ रही है, तो इसको हम कहते हैं वेजोप्रेसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। कौन सी कंडीशन में काम में आती है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर SIADH, ठीक है। सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन के अंदर ये ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है क्या, कॉन्विप्टेन, ठीक है। इसके एंटीडोट भी इसी के सिमिलर नाम बताया मैंने आपको। आई होप आपने साथ साथ में नोट्स बनाए होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू, प्रिफर्ड ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, ठीक है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए प्रिफर्ड ड्रग कौन सी होती है, डिगोक्सिन, डिल्टियाजेम, लिग्नोकाइन या फिर प्रोप्रानोलोन। कौन सी ड्रग को यहाँ पे वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए प्रीफर किया जाता है, तो देखिए इसका आंसर क्या रहेगा अपना, लिग्नोकाइन, ठीक है। ये एमसीक्यू मैंने आपको पहले भी करवा रखा है एमसीक्यू फॉर्म के अंदर, ठीक है। जो मैं एमसीक्यू थ्योरी के अंदर जो एमसीक्यू पढ़ाता हूँ उसके अंदर मैंने आपको ये बता रखा है, ठीक है। मगर एमसीक्यू फॉर्म के अंदर आएगा तो इस प्रकार से आएगा आपके सामने कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस होती है या फिर प्रीफर्ड ड्रग कौन सी काम में ली जाती है। तो देखिए इसके रिलेटेड एमसीक्यू देख लेते हैं अपन। तो लीडोकाइन इज कौन से टाइप की होती है, तो एक प्रकार की लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होती है, ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होती है
इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या एंटी एंटी एरिथमिक प्रॉपर्टीज होती है इसकी। इसकी क्लास पूछे आपसे कि कौन से क्लास की ड्रग होती है, तो ये क्लास फर्स्ट बी क्लास की कैटेगरी है ड्रग की। नेक्स्ट यहां से देखते हैं, इट हैज हाई इफेक्टिवनेस इन एरिथमिया इन एक्यूट एमआई। ठीक है, एक्यूट एमआई की एसोसिएटेड जो हाईली इफेक्टिव रहती है एरिथमियाज के, मतलब क्या है कि एमआई के साथ में या फिर एक्यूट एमआई के साथ में जो एरिथमियाज आते हैं, मोस्ट कॉमनली वेंट्रिकुलर जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती है, उसके लिए ये क्या है, हाईली इफेक्टिव होती है, लेस टॉक्सिक यहाँ पे इफेक्ट देखा जाता है। एक्शन कैसा रहता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, ये किस प्रकार का रहता है, ब्लॉक इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स को। ये क्या करती है, इनएक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती है। तो ये कुछ यहाँ पे एमसीक्यूज हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पे एक एमसीक्यू और बनेगा, ड्रग ऑफ चॉइस तो किसकी है, ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया की। तो ये क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को ट्रीट कर रही है, तो ये प्रिवेंट किसको कर रही है, प्रिवेंट किसको कर रही है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को। भाई वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के बाद में जो प्रॉब्लम होती है वो कौन सी होती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। तो जब ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया को ट्रीट कर दे रही है तो ऑटोमेटिकली ये क्या करती है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को प्रिवेंट कर देती है। एक और यहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिजॉक्सिन इंड्यूस्ड एरिथमिया। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिजॉक्सिन की वजह से अगर कोई एरिथमियाज इंड्यूस हो रहा है, उसकी भी ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी, लिग्नोकाइन या फिर लिडोकाइन। अब अगर हम बात करें इसके साइड इफेक्ट की, साइड इफेक्ट की हम बात करें तो क्या हो सकता है, डिक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये क्या कर सकती है, मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज कर सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट में क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन। इसके अलावा और क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, तो न्यूरोलॉजिक साइड इफेक्ट आ सकते हैं इससे। कौन कौन से, पैरास्थेसिया, ट्रेमर्स, नोजिया, लाइट हेडेक, और क्या देखने को मिल सकता है, स्लरिंग ऑफ स्पीच, और सीजर। ठीक है, इस प्रकार के इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं न्यूरोलॉजिक। ठीक है, तो ये आपकी ड्रग हो गई कौन सी, लिग्नोकैन। लोकल एनेस्थेटिक ड्रग होती है, मगर इसके देख लीजिए कितने ज़्यादा फायदे हैं। तो इसी के साथ ही आज की अपनी सेशन को कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। कुछ डाउट्स वगैरह हो आज की क्लास से तो आप ज़रूर हमें बता सकते हैं कमेंट्स के अंदर। थैंक यू सो मच, बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।